हवा एक परेशान कर देने वाली सर्दी के साथ चल रही थी। ऐसी हवा जो हड्डियों तक उतर जाती थी और सांसों को छोटी करती थी। ज्योति ने अपनी आखिरी सांसें उस रात एक खराब निर्णय के कारण नहीं खोई थी, बल्कि उस सुबह की एक छोटी सी लापरवाही ने उसे यहां तक पहुंचा दिया था। एक छोटा सा ट्रैकिंग ग्रुप, एक पुराना नक्शा और एक रास्ता जो वे मान रहे थे कि थोड़ा आगे जाने पर अच्छी चुप्पी और एक छोटा गांव मिलेगा, पर वो आगे कभी नहीं आया। एक चट्टान के फिसलने के बाद उनका वाहन हट गया, समो टूट गया और ज्योति अकेली रह गई। मोबाइल सिग्नल गायब, बैटरी खत्म और चारों तरफ सिर्फ पहाड़, जंगल और अनिश्चितता। ज्योति 22 साल की थी, चेहरा अभी भी जवां था, आंखों में आत्मा और हाथों में नाजुकता थी, पर उसकी आंखों में एक जिद थी, एक छोटी सी आग जो मुश्किलों के सामने बुझती नहीं थी। वो मेडिकल नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी, इसलिए बेसिक प्राथमिक उपचार की समझ थी। पर असली चुनौती तब हुई जब उसे एहसास हुआ कि यहां से वापसी आसान नहीं होगी, और वो जानती थी कि जिसकी भी हिम्मत कमजोर होगी वो जल्दी हार मानेगा। पहला दिन ज्योति के लिए सदमे जैसा था। उसने अपने ग्रुप के कुछ सदस्यों को दूर चिल्लाया, पर आवाजें गुम थीं। चोटें थीं, अपने कंधे में खरोच, हाथों पर कतरे और घुटनों पर धूल। पर असली चिंता पानी और ठिकाने की थी। वो जानती थी कि पानी ना मिलने पर 3 दिन में हालत गंभीर हो जाएगी, पर अकेला जंगल ये नहीं आने देगा कि तुम आराम से इंतजार करो। ज्योति ने पहले दिन के कुछ नियम बना लिए। सर्वाइवल में नियम का होना जरूरी है। उसने अपने पास मौजूद छोटे रेशन, कुछ नमकीन बिस्कुट और फ्लास्क को सही तरह से शेयर किया, और अपनी कोशिश ये रही कि ऊर्जा बचाते हुए आगे बढ़े। उसने सूरज की दिशा और पहाड़ी ढलान को देखकर फैसला किया कि सुबह की रोशनी के साथ वो नीचे की ओर बढ़ेगी, जहां नदी का होना संभव था। रात आ गई और तापमान गिर गया। उसने अपने जैकेट के भीतर कपड़े और सूखी पत्तियां इकट्ठा करके छोटे छोटे इंसुलेटेड पॉकेट बनाए और आग जलाने की कोशिश की, पर जंगल इतना भी सूखा नहीं था कि ज्वाला आसानी से जले। फिर भी उसने थोड़ी सी आग जलाई। वो गर्मी और मनोबल दोनों दे रही थी। दिन 2 से 7 तक पानी, खाना और अस्थायी आश्रय। दूसरे दिन उसने पानी की खोज तेज कर दी। उसने एक छोटी सी ढलान के नीचे जाकर जमीन में नमी देखी, और असफल खुदाई के बाद उसके हाथ एक छोटी सी धार पर पहुंचे। पानी साफ नहीं था। उसने एक मोटी शर्ट के टुकड़े से उसे फिल्टर किया और उबालने के लिए आग जलाई। कुछ छोटे छोटे पेड़ मिल गए, जंगली बेलें और कुछ फल। ज्योति ने अपने नर्सिंग के ज्ञान से पहचान कर ली कि कौन से फल खाए जा सकते हैं और कौन से नहीं। उसने खाने की मात्रा बहुत घटा दी, सिर्फ ऊर्जा के लिए थोड़े ग्रेन्स, कुछ फल और कुछ जंगली चढ़े। उसके पैरों में दर्द हुआ, शायद माइक्रो छाले, पर उसने ठान लिया कि हर कदम मायने रखता है। पहले सप्ताह के दौरान ज्योति ने एक अस्थायी आश्रय बनाया। कुछ टूटे लकड़ियों और पत्तियों को एक खड़े डाले हुए पत्थर के सहारे झुपड़ी जैसा बना दिया। छत ढकने के लिए उसने बड़े पत्तों और चट्टानी मलबे का प्रयोग किया। रातों में वो आग को छोड़ी पर राख को गर्म रखा ताकि सुबह उसे थोड़ी गर्मी मिल सके। वो अपने आप से बातें करने लगी। अकेलापन सबसे बड़ा दुश्मन था, पर उसे पता था कि मनोबल बनाए रखना जरूरी है। दिन 8 से 15। एक दिन जब उसने भोजन की तलाश में जंगल में और आगे बढ़ा, तो उसका पैर एक छुपे हुए जाल में फंस गया, शायद किसी जानवर के शिकारी ने सेट किया हुआ। उसने अपना जख्म देखा। गहरी कट सी नहीं थी, पर अंदरूनी सूजन हो सकती थी। उसने तुरंत उसे साफ किया। हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं था, पर उसने अपना पानी और अल्कोहल वाइप्स इस्तेमाल किए। उसने दाहिनी टांग पर कुछ स्ट्रिंग बनाई ताकि चलना आसान हो। उसकी नर्सिंग की पढ़ाई यहां काम आई। उसने इन्फेक्शन से बचने के तरीके किए और कम से कम दर्द नियंत्रित करने के उपाय अपनाए, पर आत्मा में डर भी था। अगर इन्फेक्शन फैल गया तो स्थिति गंभीर हो सकती थी। इस दौर में ज्योति ने छोटे छोटे मार्कर बनाना भी शुरू कर दिया। पत्थरों के ढेर, हवा में फंसते पत्तियों के टुकड़े, ताकि अगर उसे वापस मुड़ना पड़े तो वो रास्ता पहचान सके। उसने कुछ पंक्तियां भी लिखी, अपने मन की बातों को, और उन्हें एक सूखी प्रकृति कैनवस पर छुपा दिया। ये उसका तरीका था अपने आप से वादा करने का कि वो यहां से वापस जाएगी। दिन 16 से 25। दिन 16 पर बारिश आई, हल्की सी, फिर तेज, और उसका आश्रय लगभग बह गया। उसने जल्दी जल्दी चीजें ऊपर उठाईं और अपनी आग को छत के नीचे सुरक्षित रखा। बारिश ने उसे और भी मुश्किलों में डाल दिया, क्योंकि गीला मौसम ज्वर और घुटन लाता है। पर बारिश के बाद नदी का प्रवाह बढ़ गया और उसे एक स्थायी पानी का स्रोत मिला, एक पतली सी नदी जो ऊपर से नीचे जा रही थी। उसे खुशी हुई, पर जिम्मेदारी भी बढ़ी। तेज बहाव खतरा भी था।
खाद्य संसाधन सीमित थे। उसने छोटी छोटी जालें लगाईं और कुछ कैप्चर भी किया। छोटे रोडेंट्स और कीड़ों को पकड़ा गया और उन्हें ठीक तरह से पकाकर खाया गया। उसकी स्वाभाविक सहानुभूति उसे कहती थी कि उसे जानवरों के जीवन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, पर भूख ने दूसरी भाषा बोली। ज्योति ने इसे कर्म समझकर स्वीकारा। जीवित रहने के लिए कुछ कठिन फैसले लेना पड़ते हैं। वो शाम को हर दिन अपना रिकॉर्ड बनाती, कितनी कैलोरी हासिल हुई, कितने पानी बचे और कौन से क्षेत्रों की खोज की गई। ये उसका वैज्ञानिक तरीका था, हर कदम को आंकड़ों में बदलना ताकि डर और अनिश्चितता को कम किया जा सके। दिन 26 से 35 एक दिन ज्योति को दूर से किसी आवाज की गूंज सुनाई दी, मानो मानव आधारित कोई गतिविधि। उसने उस दिशा में खुलकर जाने का फैसला किया, पर पहुंचा तो सिर्फ एक टूटे हुए तंबू और कुछ पुराने कागज थे, एक पुरानी कैंपिंग टीम की निशानियां। इससे पता चला कि ये इलाका पहले भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, पर यह भी जताता था कि मदद मिलने की उम्मीद पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। उसका मन ये सोचकर टूटता कि क्या किसी और ने भी यहाँ से असफल वापसी की होगी, पर उसने हार नहीं मानी। उसने उन कागजों को अपने साथ रखा ताकि यदि कभी किसी बचाव दल ने खोजा तो वो पहचान सके कि वो यहाँ थी। इस अवधि में उसकी मनोदशा उतार चढ़ाव से भरी रही। कुछ रातें वो सपनों में अपने घर और माँ बाप के साथ बिताती, तो कुछ रातें उसे अपने अकेलेपन का बोध इतना गहरा लगता कि वो रो देती। पर वो हर बार उठती, क्योंकि उसके भीतर का वो हिस्सा जो नर्सिंग पढ़ाई से आया था कहता था, लोगों की देखभाल करने वाली को पहले खुद को बचाना होगा। दिन 36 से 50। दिन 36 पर उसने ठान लिया कि उसे ढलान के उस बिंदु पर जाना चाहिए जहां से नीचे उतरकर मुख्य सड़क मिल सकती थी। ये जोखिम भरा था, पर रुकने से भी कुछ नहीं होने वाला था। उसने अपनी खिलौने जैसी जाल पकड़ और कुछ शेल्टिंग सामग्री बांधी और सुबह जल्दी निकली। रास्ता कठिन था, खुरदुरे पत्थर, फिसलन और झाड़ियां। एक बार वो गिर पड़ी और उसकी कलाई में दर्द हुआ, पर उसने यहीं न ठहरने का फैसला किया। दर्द को दबाकर वो आगे बढ़ती रही। एक दिन उसने एक छोटे से घाटी में कुछ धुआं देखा। मनोचिकित्सक दृष्टि से जानती थी कि धुआं मानव गतिविधि का सूचक है। उसने धीरे धीरे उस दिशा में मुड़ा और देखा कि एक आदमी जो प्रार्थना कर रहा था, एक अकेला चरवाहा। वो चौंक गई, पर सावधानी भी थी। ज्योति ने थोड़ी दूरी से आवाज दी और चारों ओर चिल्लाकर खुद को बताया। चरवाहे ने आश्चर्य से देखा और फिर धीरे धीरे उसकी ओर आया। ये मुलाकात जीवन बदल देने वाली थी। चरवाहे ने उसे कुछ सूखे रोटी के टुकड़े, अधिक पानी और कुछ कपड़े दिए। उसने पूछा कि क्या उसके साथ कोई और है। ज्योति ने बताया नहीं था। चरवाहे ने सुझाव दिया कि नीचे एक छोटा गांव है, पर वहां पहुंचने के लिए 2 दिन का और पैदल मार्ग था और रातों में वहां तक पहुंचना खतरनाक था। फिर भी ज्योति ने ठान लिया, ये उसका सबसे बड़ा मौका था कि वो फिर से सभ्यता के संपर्क में आए। 50वें दिन की सुबह में ज्योति ने गांव की दिशा पकड़ी, पर प्रकृति का मन भी अलग होता है। उसी दिन एक छोटा सा भूकंप सा झटका आया, पत्थर खिसके और रास्ता बदला। ज्योति का मन कांप गया, पर उसने खुद को संभाला। उसने धीरे धीरे चट्टानी पगडंडी पार की और अंततः सांझ तक एक छोटी सी समतल भूमि दिखाई दी, जहां दूर दूर पर कुछ घरों के चिन्ह थे, पर वो सुनिश्चित नहीं थी कि वे रहने योग्य हैं या नहीं। उसने आखिरी ऊर्जा लगाकर तेजी से कदम बढ़ाया और जब सूरज डूबा तो उसने देखा कि वहां वास्तव में एक पुराना गांव था, पर वो खाली पड़ा हुआ था। घर जर्जर थे, पर छत पर धुआं के निशान थे। हाल ही में वहां किसी का गुजर होना निश्चित था। ज्योति ने तय किया कि वो वहां रात रुकेगी। ये दिन उसके लिए जीत जैसा था। भले ही जीत साल भर की थी, पर रोना और आसी दोनों उसके साथ थे। ज्योति ने उस रात छोटे से गांव के एक टूटे मरोड़े घर में रात बिताई। उसने घर की कोठरी से सूखे अनाज के कुछ बैग देखे, शायद पिछले सालों में कोई छोड़ कर गया था। उसने स्नान जैसा कुछ नहीं किया, पर उसने अपने आप को थोड़ा व्यवस्थित किया। कपड़ों को साफ करने के लिए झरने के पास कपड़े धोए, अपने जख्मों पर फिर से पट्टी बांधी और अगली सुबह कुछ खाद्य स्रोत तलाशने का फैसला किया। उसका मन शांति और बेचैनी दोनों से भारी था। वो समझ रही थी कि अब उसे या तो गांव में ही किसी के आने तक रिका रहना होगा या फिर जोखिम लेकर बाहर निकलना होगा और किसी मुख्य सड़क तक पहुंचने की कोशिश करनी होगी। दिन 51 से 60। गांव खाली जरूर था, पर ज्योति ने देखा कि कुछ दरवाजे खुले थे। कुछ घरों के अंदर ताजा राख के निशान थे, संकेत कि कोई हाल ही में यहाँ था। उसे लगा कि शायद ये कोई अस्थायी बसावट थी, शिकारी, चरवाहे या किसी बचाव दल का छोटा सा शिविर। उसने घरों की तलाशी ली और पाया कि एक छोटी सी डायरी और कुछ दवाइयों के पैकेट बचे थे। शायद कोई पहले वहां आया और फिर चला गया। डायरी में एक व्यक्ति ने लिखा था कि हम लोग 4 दिन के लिए गांव में रुके थे, तब से कोई नहीं लौटा। ये पढ़कर ज्योति का दिल तेजी से धड़का। ये संकेत था कि यहाँ हाल ही में लोग थे, पर अब क्यों नहीं? क्या खतरा था जो लोग भाग गए? क्या ज्योति को अपना काम पूरा करने का समय मिलेगा? उसी दौरान उसने कुछ पुरानी फोटो भी पाई, परिवार, त्योहार और कुछ बच्चों की तस्वीरें। ज्योति की आंखें नम हो गईं। ये जमीन अब केवल जंगल नहीं थी, ये किसी का घर था।
उसने डायरी और कुछ दवाइयां अपने साथ रखीं, विशेषकर किसी तरह का एंटीबायोटिक या दर्द निवारक जो उसके पास सीमित मात्रा में था। दिन 61 से 70। एक सुबह उसने गांव से थोड़ी दूर पर एक ताज़ा ट्रैक देखा, जैसे हालिया पहियों के निशान हो। उसने निशान के पीछे पीछे चलना शुरू किया और पाया कि निशान एक मुख्य पठार की ओर जा रहे थे। और ठीक उतने ही समय पर उसने दूर से आवाज सुनी, हेलो, किसी ने बुलाया। ज्योति ने एक पल रुककर शोर मचाया और फिर देखा कि एक रिसर्च टीम थी। मानवाधिकार संगठनों की तरह दिखते थे वो, जो पर्यावरण सर्वे के लिए आए थे। वो चौंक गए कि गांव खाली था, पर ज्योति उन्हें बता पाई। उनके साथ पहला संपर्क भय मिश्रित था, पर बाद में राहत भरा। उन्होंने उससे खान पान, घायलों और जीवित रहने के उपायों पर सवाल किए। ज्योति ने अपने 50 दिनों का सब सुनाया, कैसे उसने पानी ढूंढा, कैसे उसने भोजन जुटाया और कैसे उसने अकेलेपन से जूझा। वे लोगों ने उसे आश्वासन दिया कि वे उसे पास के अस्थायी बेस कैंप तक ले जाएंगे जहां और लोग मौजूद थे। पर ज्योति ने सोचा, क्या उसे तुरंत जाना चाहिए? उसका मन अब उस गांव को छोड़कर जाओ और घर वापसी की राह पकड़ो कह रहा था। अंत में जीत सिर्फ बचकर वापस आने का नाम नहीं था। जीत ये थी कि वो अंदर से मजबूत, सहानुभूतिपूर्ण और कार्यशील बनी रही।